कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवियों और विशेष प्रभावों का उपयोग करती है, वह रे ट्रेसिंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, दूर दूर तक फैली एक आकाशगंगा में एक अंतरतारकीय युद्ध का निर्माण करने के लिए 3D कलाकार अंतरिक्ष यान को मॉडल और बनावट देते हैं, उन्हें रोशनी, पृष्ठभूमि और कैमरे के साथ दृश्य के चारों ओर रखते हैं और फिर दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। रेंडरिंग एक कंप्यूटेशनल प्रक्रिया है जो अनुकरण करती है कि प्रकाश की किरणें कैसे प्रत्येक मॉडल से टकराती हैं और उन्हें रोशन करती हैं। इस प्रकार सरल 3D मॉडल से भरे दृश्य को यथार्थवादी वातावरण में बदल देती हैं। दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए कई अलग अलग रे ट्रेसिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, लेकिन टीवी शो और फिल्मों में वर्तमान उद्योग मानक को पथ अनुरेखण कहा जाता है। इस एल्गोरिथम के लिए अकल्पनीय संख्या में गणनाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दुनिया की पूरी आबादी एक साथ काम कर रही हो और हर सेकंड एक गणना कर रही हो, तो इस दृश्य को इस छवि में बदलने के लिए 12 दिनों तक बिना रुके समस्या समाधान करना होगा। इन अविश्वसनीय कंप्यूटेशन रिथम की अवधारणा सबसे पहले 1986 में बनाई गई थी। हालांकि ज़ूटोपिया, मोआना, फाइंडिंग डोरी और कोको जैसी फिल्मों को पथ अनुरेखण का उपयोग करके प्रस्तुत करने में 30 साल लग गए, और फिर भी इन फिल्मों को प्रस्तुत करने के लिए हजारों कंप्यूटरों के सर्वर फार्म और कई महीनों की जरूरत पड़ी। तो पथ अनुरेखण के लिए क्वाड्रिलियन गणनाओं की आवश्यकता क्यों होती है? और रे ट्रेसिंग कैसे काम करती है? खैर, इस वीडियो में हम इन दो सवालों के जवाब देंगे और इस प्रक्रिया में आपको यह बेहतर समझ CGI और विशेष प्रभाव कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम इस GPU को खोलेंगे और देखेंगे कि इसकी वास्तुकला विशेष रूप से रे ट्रेसिंग को निष्पादित करने के लिए कैसे डिजाइन की गई है, जिससे यह केवल कुछ ही मिनटों में इस दृश्य को प्रस्तुत करने में सक्षम है। और अंत में हम जांच करेंगे कि साइबर यह वीडियो ब्रिलियंट ऑर्ग द्वारा प्रायोजित है। आइए सबसे पहले देखें कि पथ अनुरेखण कैसे काम करता है और यह ड्रैगन और राज्य कैसे बनाया जाता है और एक काल्पनिक शो के लिए सेटिंग में बदल दिया जाता है। दृश्य बनाने के लिए एक कलाकार पहले कुछ महीने सब कुछ मॉडलिंग करने में बिताता है। द्वीप, महल, घर, पेड़ और निश्चित रूप से ड्रैगन। हालांकि इन मॉडलों में कुछ चिकने वक्र या वर्ग और बहुभुज हो सकते हैं, लेकिन वे GPU लगभग विशेष रूप से त्रिभुजों से बने 3D दृश्यों के साथ काम करते हैं, और यह दृश्य 3.2 मिलियन त्रिभुजों से बनाया गया है। एक मॉडल बनने के बाद 3D कलाकार इसे एक बनावट प्रदान करता है जो रंग के साथ साथ सामग्री विशेषताओं को भी परिभाषित करता है, जैसे कि सतह खुरदरी, चिकनी, धातु, कांच, 3:34 पानी जैसी है, या अन्य सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला से बनी है। इसके बाद पूर्ण किए गए मॉडल को दृश्य के चारों ओर ठीक से रखा जाता है और कलाकार आकाश और सूर्य जैसी रोशनी जोड़ता है और दिन के समय का अनुकरण करने के लिए उनकी तीव्रता और दिशा को समायोजित करता है। अंत में एक वर्चुअल कैमरा जोड़ा जाता है और दृश्य को रेंडर करके जीवंत किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पथ अनुरेखण अनुकरण करता है कि प्रकाश किस तरह से प्रकाश पानी के साथ इंटरैक्ट करता है और कुछ क्षेत्रों में उज्ज्वल हाइलाइट्स और अन्य किरणें सूर्य से शुरू होती हैं, और जब वे इस लाल छत जैसी सतह से टकराती हैं तो कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है जबकि लाल प्रकाश परावर्तित होता है। इस प्रकार वस्तु के रंग के आधार पर प्रकाश को रंग देता है। ये अब रंगी हुई प्रकाश किरणें सतह से उछलती हैं और कैमरे तक पहुंचती हैं और एक 2D छवि बनाती हैं। इस दृश्य के साथ सूर्य और आकाश द्वारा लगभग अनंत संख्या में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं और उनमें से केवल एक छोटा सा अंश ही है। प्रकाश किरणों की अनंत संख्या की गणना करना असंभव है और केवल कैमरे तक पहुंचने वाली प्रकाश किरणें ही उपयोगी होती हैं, और इसलिए
पथ अनुरेखण के साथ हम आकाश या प्रकाश स्रोत से किरणें नहीं भेजते हैं, बल्कि हम एक आभासी कैमरे से और दृश्य में किरणें भेजते हैं। फिर हम निर्धारित करते हैं कि किरणें किन वस्तुओं पर पड़ती हैं और गणना करते हैं कि वे वस्तुएं प्रकाश स्रोतों द्वारा कैसे प्रकाशित होती हैं। कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या CGI के साथ 2 के इमेज में 3 मिलियन पिक्सेल होते हैं। इसके अलावा कैमरे को चारों ओर एनिमेट करके या इसके दृश्य क्षेत्र को बदलकर व्यू प्लेन तदनुसार बदल जाएगा। आइए इस नाई की दुकान जैसे इंडोर दृश्य में संक्रमण करें, जिसमें 8 मिलियन त्रिकोण हैं और वास्तव में द्वीप साम्राज्य की तुलना में अधिक जटिल है। व्यू प्लेन पर इस छवि को बनाने के लिए कुल 3 बिलियन किरणें, जो प्रति पिक्सेल 1000 किरणें हैं, वर्चुअल कैमरे से व्यू प्लेन के जरिए और सीन में भेजे जाते हैं। रे ट्रेसिंग एक बहुत ही समानांतर ऑपरेशन है क्योंकि हर पिक्सेल दूसरे सभी पिक्सल से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है कि एक पिक्सल से 1000 किरणों की गणना अगले पिक्सल से किरणों के साथ ही की जा सकती है, और इसी तरह एक बार जब एक पिक्सल की किरणें सीन के चारों ओर उड़ना समाप्त कर देती हैं, तो परिणाम दूसरी किरणों और पिक्सल के साथ मिलकर एक एकल छवि बनाते हैं। अगर हम अरबों किरणें दिखाते हैं तो यह सीन जल्दी ही लाइनों से भर जाएगा, इसलिए चलिए इसे व्यूइंग प्लेन के एक पिक्सल से गुजरने वाली एक किरण तक सरल बनाते हैं। यह किरण कैमरे से शुरू होती है, पिक्सल में एक यादृच्छिक बिंदु से गुजरती है और सीन में जाती है। यह सीधी उड़ती है और अंततः एक त्रिभुज से टकराती है, और एक बार ऐसा होने पर उस वस्तु का रंग उस किरण और पिक्सल से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, जब किरण इस कुर्सी से टकराती है तो पिक्सल लाल हो जाता है। एक ही पिक्सेल में यादृच्छिक स्थानों से गुजरने वाली अन्य आसपास की किरणें इस किरण के बहुत करीब से टकराएंगी और उनके रंगों का औसत एक साथ होगा कि इस पिक्सेल से गुजरने वाली ये किरणें नाई की दुकान के खंभे पर नीली पट्टी से टकराती हैं, जिससे पिक्सेल नीला हो जाता है। अन्य अरबों किरणें भी यही काम करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्चुअल कैमरे से उचित 3D परिप्रेक्ष्य वाली एक एकल छवि बनती है। यह छवि काफी सपाट रंग की है क्योंकि प्रत्येक पिक्सेल में उस वस्तु का सरल रंग होता है जिस पर किरणें टकराती हैं। तो अगला सवाल यह है कि प्राथमिक किरण जिस स्थान पर टकराती है वह प्रकाश स्रोतों द्वारा कैसे प्रकाशित होता है और पिक्सेल का रंग कितना उज्ज्वल या गहरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप नाई की दुकान के खंभे की नीली पट्टी को देखते हैं तो पूरी पट्टी नीली होती है, लेकिन रेंडर की गई छवि में त्रिभुजों के रोशनी और खिड़की का सामना करने के तरीके के आधार पर कई पिक्सेल में उज्ज्वल से अंधेरे तक एक ढाल है। विशेष रूप से गहरे नीले रंग का पिछला भाग किसी भी प्रकाश स्रोत का सामना नहीं करता है और इसलिए इसकी रोशनी केवल पास की दीवारों से टकराने वाले प्रकाश से आती है। इसके अलावा जब प्रकाश की स्थिति बदलती है और अधिक प्रकाश दृश्य में प्रवेश करता है तो पूरा नाई की दुकान का खंभा चमक उठता है। यह सटीक प्रकाश दृश्य में सभी वस्तुओं पर लागू होता है और यही दृश्य को बदल देता है और इसे यथार्थवादी बनाता है। इन नीले पिक्सेल की चमक को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए रे ट्रेसिंग को पहले यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि सतह को प्रकाश स्रोतों द्वारा सीधे कैसे रोशन किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष रोशनी कहा जाता है, और दूसरा, सतह को अन्य वस्तुओं से टकराने वाले प्रकाश द्वारा कैसे रोशन किया जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष रोशनी कहा जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोशनी के संयोजन को वैश्विक रोशनी कहा जाता है। प्रत्यक्ष रोशनी की गणना करने के लिए हम उस चौराहे बिंदु से शुरू करते हैं जहां प्राथमिक किरण नाई की दुकान के खंभे में त्रिभुज से टकराती है और फिर हम अतिरिक्त किरणें उत्पन्न करते हैं जिन्हें छाया किरणें कहा जाता है और उन्हें प्रत्येक प्रकाश स्रोत की दिशा में भेजते हैं। प्रकाश बल्ब या खिड़की के बाहर का सूरज।
यदि चौराहे बिंदु और प्रकाश स्रोत के बीच कोई वस्तु नहीं है, तो इसका मतलब है कि नीली पट्टी पर स्थित बिंदु उस प्रकाश स्रोत द्वारा सीधे प्रकाशित होता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत के लिए जो इस बिंदु को सीधे प्रकाशित करता है, हम प्रकाश स्रोत की चमक, आकार, रंग, दूरी और उस सतह की दिशा को ध्यान में रखते हैं जिसका सामना नीली पट्टी के अंदर त्रिभुज कर रहा है। इन सभी कारकों को 10:04 लाल, नीले और हरे या नीली पट्टी के RGB मानों से गुणा किया जाता है, जो बदले में उस पिक्सेल की छायांकन या चमक को बदल देता है जिससे प्राथमिक किरण गुजरी थी। चलो कमरे को फिर से रोशन करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस पिक्सेल के लिए RGB मान बढ़ गए हैं। अब चलो कमरे को एक बार फिर से मंद करते हैं और एक अलग पिक्सेल को देखते हैं जिसकी प्राथमिक किरण नाई की दुकान के खंभे के पीछे की तरफ से टकराती है। इस प्रतिच्छेदन बिंदु से प्रत्येक प्रकाश स्रोत तक छाया किरणों का एक समान सेट भेजा जाता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक किरण को खंभे में अन्य त्रिभुजों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है और इस प्रकार यह बिंदु किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई प्रत्यक्ष रोशनी प्राप्त नहीं करता है, जिससे पिक्सेल अंधेरा हो जाता है। इन किरणों को छाया किरणें कहा जाता है क्योंकि वे निर्धारित करती हैं कि कोई स्थान सीधे प्रकाश स्रोत से प्रकाशित है या नहीं, या यह छाया में है या नहीं। आपको लग सकता है कि यह पिछला भाग पूरी तरह से काला होना चाहिए क्योंकि यह छाया में है और प्रकाश स्रोतों से कोई भी प्रकाश किरण इस तक नहीं पहुंच सकती है। हालांकि इस पिछले हिस्से में अभी भी रंग है क्योंकि यह दीवारों से टकराने वाली रोशनी से रोशन है। इस प्रकाश को अप्रत्यक्ष रोशनी कहा जाता है और इसकी गणना करने के लिए हम प्राथमिक किरण से प्रतिच्छेदन बिंदु लेते हैं और एक द्वितीयक किरण उत्पन्न करते हैं जो इससे टकराती है। यह द्वितीयक किरण फिर एक नई सतह से टकराती है, जैसे कि दीवार पर यह बिंदु। इस द्वितीयक बिंदु से हम प्रत्येक प्रकाश स्रोत पर छाया किरणों का एक नया सेट भेजते हैं, यह देखने के लिए कि क्या दीवार पर बिंदु छाया में है या क्या यह सीधे प्रकाशित है। इन नई छाया किरणों के परिणाम और संबंधित प्रकाश स्रोतों की विशेषताओं को दीवार की सतह के साथ जोड़ा जाता है, जो अनिवार्य रूप से दीवार पर इस बिंदु को एक प्रकाश स्रोत में बदल देता है जो नाई की दुकान के खंभे के पिछले हिस्से को रोशन करता है। कभी कभी यह बिंदु अभी भी छाया में होता है, इसलिए हम दीवार पर बिंदु से एक अतिरिक्त द्वितीयक किरण बनाते हैं और इसे एक नई दिशा में भेजते हैं और देखते हैं कि यह कहाँ टकराती है। फिर हम गणना करते हैं कि छाया किरणों के एक और सेट का उपयोग करके वह तीसरा बिंदु सीधे कैसे प्रकाशित होता है, जिससे यह तीसरा बिंदु एक प्रकाश स्रोत में बदल जाता है जो पिछले बिंदु को प्रकाशित करता है। यह द्वितीयक किरण उछाल कई बार होता है और ये जब हम दीवार के बगल में एक लाल गुब्बारा रखते हैं और दृश्य को उज्ज्वल करते हैं तो गुब्बारे द्वारा कुछ द्वितीयक प्रकाश किरणें लाल रंग की हो जाती हैं और यह लाल रंग दीवार पर ही देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि द्वितीयक किरणें सतह से किस दिशा में उछलती हैं। 13:48 यह वस्तु को सौंपी गई सामग्री और बनावट गुणों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यहाँ गोले का एक सेट है जो सभी ग्रे हैं, लेकिन उनके अलग अलग खुरदरेपन मान हैं जो उनके रूप को काफी हद तक बदल देते हैं। अनिवार्य रूप से बिना किसी खुरदरेपन के सतह के लिए वस्तु एक दर्पण बन जाती है क्योंकि प्रत्येक द्वितीयक किरण एक ही पूर्ण परावर्तन दिशा में उछलेगी और द्वितीयक किरणें जहां भी टकराएंगी वे एक साथ मिल जाएंगी, 14 और दर्पण जैसी सतह में दिखाई देने लगेंगी। हालांकि जब किसी सामग्री में खुरदरा वस्तु को कांच की सामग्री सौंपी जाती है तो कांच से गुजरने वाली अतिरिक्त अपवर्तन किरणें उत्पन्न होती हैं और कांच में पिक्सेल का रंग और चमक ज्यादातर अपवर्तन किरणों की दिशा और उन किरणों के टकराने पर निर्भर करेगी।
यहाँ कुछ कांच और दर्पण वस्तुओं का एक दिलचस्प दृश्य है जो वास्तव में पथ अनुरेखण की शक्ति को दर्शाता है। जब हम इन मानों को किसी छवि में पिक्सेल की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें एक छवि बनाने के लिए आवश्यक किरणों की कुल संख्या मिलती है। इसके अलावा एनिमेशन में आमतौर पर प्रति सेकंड 24 फ्रेम होते हैं, इसलिए 20 मिनट 15:41 के एनिमेशन के लिए एक चौथाई से ज्यादा किरणों की जरूरत होती है। और यही वजह है कि दशकों तक टीवी शो और फिल्मों के लिए पथ अनुरेखण को कंप्यूटेशन रूप से असंभव माना जाता था। दूसरी मुख्य समस्या यह पता लगाना था कि 8 मिलियन में से कौन सा त्रिभुज सबसे पहले किरणों से टकराता है। तो आइए देखें कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाता है। 16:03 और हम एक नए दृश्य में संक्रमण करके शुरू करेंगे और देखेंगे कि किरण त्रिकोण प्रतिच्छेदन की गणना कैसे की जाती है। आइए दृश्य को एक किरण और दो त्रिभुजों तक सरलीकृत करें और पता लगाएं कि किरण किस पर टकराती है। हम उन समतलों को विस्तारित करके शुरू करते हैं जिन पर त्रिभुज हैं और फिर समतलों और किरण के समीकरणों का उपयोग करके हम उस बिंदु की गणना करते हैं जिस पर वे प्रतिच्छेद करते हैं। अब जब हमारे पास अलग अलग समतलों पर 16:30 प्रतिच्छेदन बिंदुओं का एक सेट है तो हम पाते हैं कि बिंदु प्रत्येक संगत त्रिभुज के अंदर है या नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि किरण त्रिभुज से टकराती है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वह त्रिभुज से चूक जाती है। ये चरण अपेक्षाकृत सरल हैं और 10 त्रिभुजों के साथ हम प्रत्येक त्रिभुज के लिए एक ऐसा कर सकते हैं। यदि कई त्रिभुजों पर प्रहार किया जाता है तो हम निकटतम त्रिभुज को खोजने के लिए दूरी की गणना करते हैं। हालांकि जब किसी दृश्य में लाखों त्रिभुज होते हैं तो यह पता लगाना कि एक किरण सबसे पहले, हम इसे बाउंडिंग वॉल्यूम पदानुक्रम या BVH नामक उपयोग करके हल करते हैं। अनिवार्य रूप से हम दृश्य में त्रिभुज लेते हैं और उनके 3D निर्देशांक का उपयोग करके हम उन्हें दो अलग अलग बक्सों में विभाजित करते हैं जिन्हें बाउंडिंग वॉल्यूम कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक बॉक्स में दृश्य के आधे त्रिभुज होते हैं। फिर हम इन दो बक्सों को उनके 5 मिलियन त्रिभुजों के साथ लेते हैं और उन्हें फिर से 7,50,000 त्रिभुजों वाले बक्सों में विभाजित करते हैं। हम त्रिभुजों को बक्सों के अधिक से अधिक उत्तरोत्तर छोटे जोड़े में विभाजित करते रहते हैं, कुल 19 विभाजनों के लिए। अंत में हमने कुल 5,25,000 बहुत छोटे बक्से हैं जिनमें से प्रत्येक के अंदर लगभग 6 त्रिभुज 18:09 हैं। मुख्य बात यह है कि इन सभी बक्सों के किनारे निर्देशांक अक्ष के साथ संरेखित हैं, जो गणना को बहुत आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास दो अक्ष संरेखित बक्सों में एक किरण है तो यह पता लगाना कि यह बॉक्स ए या बॉक्स बी से टकराती है बस y के समतल के साथ अवरोधन खोजने का मामला है जो 6 के बराबर है, और फिर यह देखना है कि अवरोधन निर्देशांक बॉक्स ए की सीमाओं के बीच आते हैं या बॉक्स बी की सीमाओं के बीच। फिर हम बॉक्स बी के अंदर भी यही काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर दो छोटे बाइनरी ट्री या पदानुक्रम बनाती हैं, इसलिए इसका नाम बाउंडिंग वॉल्यूम पदानुक्रम है। प्रत्येक शाखा पर हम एक सरल किरण बॉक्स प्रतिच्छेदन गणना करते हैं, यह देखने के लिए कि किरण पहले किस 19:07 बॉक्स से टकराती है और फिर किरण अगली शाखा में जाती है। सबसे नीचे, एक बार जब ए सभी बाउंडिंग वॉल्यूम शाखाओं से यात्रा करना समाप्त कर देता है, जिसे BVH ट्रैवर्सल कहा जाता है, फिर हम किरण त्रिकोण प्रतिच्छेदन गणना करते हैं जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, केवल इन 6 त्रिभुजों के साथ। नतीजतन BVH पेड़ और ट्रैवर्सल लाखों गणनाओं को कुछ सरल किरण बॉक्स प्रतिच्छेदन और उसके बाद 6 किरण त्रिकोण प्रतिच्छेदन तक कम कर देते हैं। BVH का उपयोग करने से यह हल करने में मदद मिलती है कि किरण पहले किस त्रिभुज से टकराएगी,
लेकिन यह इस तथ्य को ठीक नहीं करता है कि एनिमेशन के एक फ्रेम के लिए 100 अरब से अधिक किरणों की आवश्यकता होती है। जब हम इस जीपीयू को खोलते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी माइक्रोचिप मिलती है जिसमें 10,496 कूडा या शेडिंग कोर और 82 रेट्रेसिंग या आरटी कोर होते हैं। कूडा कोर बुनियादी अंकगणित करते हैं 20:21, जबकि रेट्रेसिंग कोर विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं और रेट्रेसिंग को निष्पादित करने के लिए अनुकूलित हैं। आरटी कोर के अंदर 2 खंड हैं। बीवीएच ट्रैवर्सल सेक्शन बॉक्स के सभी निर्देशांक 20:34 और किरण की दिशा को लेता है और नैनोसेकंड में बीवीएच ट्रैवर्सल निष्पादित करता है। 20:41, फिर रेक्टेंगल इंटरसेक्शन सेक्शन सबसे छोटे बाउंडिंग वॉल्यूम में 6 या इतने त्रिभुजों के निर्देशांक का उपयोग करता है और जल्दी से पता लगाता है कि किरण सबसे पहले किस त्रिभुज से टकराती है। 20:53, आरटी कोर एक दूसरे के समानांतर काम करते हैं और संचालन को पाइपलाइन करते हैं ताकि हर सेकंड कुछ अरब किरणों को संभाला जा सके और इस तरह के एक जटिल दृश्य को 4 मिनट में प्रस्तुत किया जा सके। कुल मिला CII वाइट था जिसकी कीमत $110 मिलियन थी और यह 1 सेकंड में 3 ट्रिलियन ऑपरेशन कर सकता था। इसकी तुलना एनवीडिया 3090 GPU से करें जिसकी कीमत 2022 में पहली बार आने पर कुछ $1000 थी और कूडा या शेडिंग कोर 1 सेकंड में 36 ट्रिलियन 1 सेकंड में ऑपरेशन। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे इतनी अविश्वसनीय मात्रा में कंप्यूटिंग शक्ति एक शूबॉक्स के आकार के ग्राफिक्स कार्ड में समा सकती है और कैसे कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवियां या CGI और विशेष प्रभाव जो केवल उच्च बजट वाली फिल्मों के लिए होते थे अब डेस्कटॉप कंप्यूटर पर बनाए जा सकते हैं। रे ट्रेसिंग विभिन्न विषयों का एक संयोजन है, प्रकाश के भौतिकी से लेकर त्रिकोणमिति, वेक्टर और मैट्रिसेस तक, और फिर कंप्यूटर विज्ञान, एल्गोरिदम और हार्डवेयर भी। इन सभी विषयों को कवर करने के लिए कई घंटे लंबे वीडियो की आवश्यकता होगी, जिसे करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सौभाग्य से इस वीडियो के प्रायोजक ब्रिलियंट के पास पहले से ही कई निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध पाठ्यक्रम हैं जो इन विषयों का पता लगाते हैं। ब्रिलियंट वह जगह है जहां आप करके सीखते हैं और यह एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हजारों मजेदार और इंटरैक्टिव मॉड्यूल हैं जो गणित के मूल सिद्धांतों से लेकर क्वांटम यांत्रिकी, पाइथन में प्रोग्रामिंग, जीव विज्ञान और बहुत कुछ तक के विषयों से भरे हुए हैं। जब मैं ब्रिलियंट पर नई चीजें सीखता हूं तो मुझे स्टीव जॉब्स के बारे में सोचना अच्छा लगता है और कैसे उन्होंने कॉलेज में सुलेख की कक्षा ली, हालांकि उस समय उनके जीवन में इसका कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं था। 10 साल बाद मैकिन्टोश कंप्यूटर को डिजाइन करते समय उन्होंने उस सुलेख पाठ्यक्रम के सभी पाठों को टाइपफेस और आनुपातिक रूप से अंतरित फॉन्ट को डिजाइन करने में लागू किया। 23:18 महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे आप ब्रिलियंट के इंटरैक्टिव पाठों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं, आप यह नहीं जानते होंगे कि वे पाठ आपकी नौकरी या जीवन पर कैसे लागू होते हैं, लेकिन 1 या 2 पाठ्यक्रम ऐसे होंगे 23:31 जो आपकी जगह पर आ जाएंगे और आपके करियर की दिशा बदल देंगे। हालांकि यदि आप उनके पाठ्यक्रमों को नहीं आजमा 30 दिन का निःशुल्क परीक्षण प्रदान कर रहा है और वार्षिक सदस्यता पर 20% की छूट भी दे रहा है। बस brilliant.org/branch education पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। हमें यह वीडियो बनाना बहुत पसंद आया क्योंकि पथ अनुरेखण एक एल्गोरिथम है जिसका हम रोजाना उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे ब्लेंडर नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए और रेंडर किए जाते हैं जो अपने रेंडरिंग इंजन में पथ अनुरेखण का उपयोग करता है। विशेष रूप से यहाँ वे सभी दृश्य हैं जिनका हमने उपयोग किया और कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं।
उच्च 24-46 गुणवत्ता वाले शैक्षिक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो पर शोध करने, स्क्रिप्ट लिखने और फिर दृश्यों को एनिमेट करने में हमें 800 घंटे से ज्यादा लगे। इसलिए यदि आप इस वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने, नीचे टिप्पणी लिखने और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए 1 सेकंड का समय निकाल सकते हैं जो टीवी या फिल्में देखता है, तो यह हमारी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा हम ब्लेंडर डेव टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे है कि वीडियो गेम में रे ट्रेसिंग का उपयोग कैसे किया जाता है। कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए हम उनमें से कुछ को ही कवर करेंगे। पहला तरीका पथ अनुरेखण के समान है, लेकिन कुछ शॉर्टकट के साथ। वीडियो गेम में दिए गए वातावरण के लिए दृश्य में सभी मॉडलों का एक बहुत कम रिजोल्यूशन डुप्लीकेट 2548 बनाया जाता है। फिर पथ अनुरेखण का उपयोग इन कम रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट्स में से प्रत्येक के लिए प्रत्यक्ष और 2554 अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था निर्धारित करने के लिए किया जाता है और परिणाम कम रिजोल्यूशन डुप्लीकेट पर एक प्रकाश मानचित्र में सहेजे जाते हैं। फिर लाइट मैप को सीन में मौजूद ऑब्जेक्ट के हाई रिजोल्यूशन वर्जन पर ट्रेसिंग तकनीकों में से एक है। वीडियो गेम में रे ट्रेसिंग का उपयोग करने के लिए दूसरी और पूरी तरह से अलग विधि को स्क्रीन स्पेस रे ट्रेसिंग कहा जाता है। यह सीन की ज्यामिति का उपयोग नहीं करता है, तो गेम ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन से उत्पन्न छवियों और डेटा का उपयोग करता है, जहां सीन में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट 3D परिवर्तनों से गुजरते हैं ताकि व्यू स्क्रीन पर एक 26-44 फ्लैट 2D इमेज बनाई जा सके। वीडियो गेम ग्राफिक्स प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त डेटा बनाया जाता है, जैसे कि एक डेप्थ मैप जो दिखाता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट और संबंधित पिक्सेल कैमरे से कितनी दूर हैं, साथ ही एक सामान्य मैप जो दिखाता है कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट और पिक्सेल किस दिशा का सामना कर रही हैं। 2705 दृश्य स्क्रीन डेप्थ मैप और नॉर्मल मैप को मिलाकर हम दृश्य में विभिन्न वस्तुओं के x, y और z मानों के लिए एक अनुमान उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि प्रत्येक पिक्सेल किस दिशा का सामना कर रहा है। अब जब हमारे पास एक सरलीकृत दृश्य है, तो मान लें कि यह झील परावर्तक है और हम जानना चाहते हैं कि यह किस दिशा में है। पिक्सेल को इसके प्रतिबिंब में दिखाया जाना चाहिए। इसे समझने के लिए हम इस सरलीकृत स्क्रीन स्पेस 3D प्रतिनिधित्व के साथ रे ट्रेसिंग का उपयोग करते हैं और सामान्य मानचित्र का उपयोग करके झील के पिक्सेल से किरणों को उछालते हैं। ये किरणें फिर सरलीकृत ज्यामिति के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और इसके पीछे के पेड़ों से टकराती हैं। इस प्रकार झील पर पेड़ों का प्रतिबिंब बनता है। स्क्रीन स्पेस रे ट्रेसिंग के साथ एक समस्याग्रस्त मुद्दा यह है कि यह केवल स्क्रीन साइबरपंक जैसे गेम में उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि वीडियो गेम ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं, तो हमारे पास एक अलग वीडियो है जो वर्टेक्स शेडिंग, रास्टराइजेशन और फ्रैगमेंट शेडिंग जैसे सभी चरणों का पता लगाता है। वीडियो गेम ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन रे ट्रेसिंग से पूरी तरह से अलग है, इसलिए हम आपको इसे देखने की सलाह देते हैं।